हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एट योर होम। सो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर सेल, ठीक है, विच इज इन क्लास 9th बायोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर लिए थे अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ना, सेल एक्चुअली है क्या चीज, किसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब चीज देख के हम लोग न्यूक्लियस को भी डिफाइन कर चुके थे। अब हमारे पास बचा है कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। वी कैन डिवाइड द सेल इनटू टू टाइप्स। क्या क्या होगा सर ना, एक हो सकता है द प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हो जाएगा यूकैरियोटिक सेल। अगर थोड़ा सा गौर से हम लोग देखेंगे इसको, दो शब्द को, इसमें आपका हम लोग अलग अलग करके देखेंगे तो मुझे हमें मतलब इसका समझ में आ जाएगा। देखते हैं सर, प्रोकैरियोटिक जो शब्द है इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, प्रो एंड कैरी ऑन। प्रो शब्द का मतलब क्या होता है, समथिंग अर्ली, मतलब एट अ वेरी प्रिमिटिव स्टेज, प्रिमिटिव या अर्लियर, पहले, ठीक, पी से प्रो, पी से पहले, ये याद रखना है। और जो कैरियोटिक है, ये कैरियोटिक आपका कैरी ऑन से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। समझ में आया? तो यहां पर आपका न्यूक्लियस का जो स्टेज होगा वो कैसा होगा ना, इट विल बी अ अर्लियर टाइप ऑफ न्यूक्लियस या वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? इसके बाद एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन क्या है ना, चेंजेस जो टाइम के साथ साथ चलता रहता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, है ना। ऑर्गेनिजम्स अपने एडेप्टेशन के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, जिसके वजह से वो धीरे धीरे अच्छी तरह सर्वाइव कर पाते हैं इस चेंजिंग एनवायरनमेंट को। तो उस एवोल्यूशन के तौर पे नए नए चेंजेस भी आते गए ऑर्गेनिज्म के अंदर, और ऐसा ही होके जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक में तब्दील हो गया है, ठीक। तो जैसे प्रोकैरियोटिक को हम लोग डिफरेंशिएट करके देख लिए थे, ठीक वैसे ही ये जो यू शब्द का मतलब होता है ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब इट इज ट्रू। एंड सेम वही कैरी ऑन का मतलब होता है मेरा न्यूक्लियस। तो समझ में आ रहा है सर कि जब अर्थ के ऊपर सबसे पहला लाइफ एग्जिस्ट हुआ, ठीक है, करोड़ों करोड़ों साल पहले जब सबसे पहले लाइफ का उत्पन्न हुआ हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो वो जिस रूप में आया था उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ये बहुत ही ज्यादा अलग था किस टाइप ऑफ सेल के साथ, फ्रॉम यूकैरियोटिक। क्लियर है? ठीक, ये और अच्छी तरह हम लोग देखेंगे। देखो, जब हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, दैट इज डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स, है ना, वहां पर आप देखोगे कि हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन या हम लोग जो उसको ग्रुप करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, उस ग्रुपिज्म का हम लोग शुरुआती करेंगे द टाइप ऑफ सेल विच इज फाउंड, एंड इट विल बी योर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्लियर है? समझ में आया सर यहां तक? तो न्यूक्लियस के ऊपर आधार करके हम लोग सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या क्या होगा ना। प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस, हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े हैं न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमैटिन फाइबर होगा, याद कीजिए, और एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होगा। यही हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। बट दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस विल बी एक्चुअली अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस। तो प्रो न्यूक्लियस के अंदर उसमें से क्या क्या नहीं होगा, सबसे पहला चीज याद रखिएगा, देयर विल बी नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमारा मेन जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, एक तो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ प्रिमिटिव या अर्लियर न्यूक्लियस, आपका प्रेजेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। यहां पर कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, ठीक। यहां पर यूकैरियोटिक के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन से इसका न्यूक्लियस सराउंड होके रहेगा। ठीक है, अगर यहां पर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो खुद सोचिए न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट्स है और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर के जो कंटेंट्स है वो सारे के सारे बिखर के रहेगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक बहुत अच्छी तरह वेल डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है कि यस दिस इज द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर का कंटेंट इसके अंदर रहेगा, बाहर आपका क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपका फंक्शन क्या है सर, वो साइटोप्लाज्म से अलग ही तो करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के अंदर के जो चीजें हैं उसको अलग करता है। तो यहां पर वो सब कुछ नहीं होगा सर, मतलब जो भी न्यूक्लियर कंटेंट होगा वो पूरे सेल में फैल के रहेगा सर। ठीक है, तो उस न्यूक्लियर कंटेंट को द न्यूक्लियर रीजन जो होगा आपका, जहां पर क्रोमोसोम्स वगैरह रहेगा, जेनेटिक मटेरियल रहेगा, उसको हम लोग नाम देंगे यहां पर न्यूक्लियोइड। क्या नाम देंगे सर, न्यूक्लियोइड। क्लियर है? ठीक, अभी हम लोग डायग्राम देख के देख लेंगे कि न्यूक्लियोइड होता क्या है। यहां पर क्या होगा ना, एक प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही होगा सर, है ना। यहां पर तो हमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा, बट यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियर रीजन जो होगा इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, द न्यूक्लियर रीजन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक, तीसरा पॉइंट सर, कोई भी न्यूक्लियोलस नहीं होगा। जो छोटा सा स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर में आपका मौजूद होता था, वो भी नहीं होगा इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। बट द सेम थिंग यहां पर देयर विल बी अ प्रोमिनेंट, एक बहुत ही साफ सुथरा प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर हमें यहां पर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है सर क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक, नेक्स्ट सर, इसका जो साइज होगा, द साइज ऑफ द सेल विल बी नियर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर, इतना बहुत ही छोटा होगा सर। क्लियर? और अगर इसी के साथ में इसका साइज कंपेयर करूं तो ये अराउंड 5 to 100 माइक्रोमीटर तक इसका साइज रेंज करता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आया? इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं सर ना, इसके अंदर जनरली हम लोग बात करेंगे जितने भी बैक्टीरिया हम लोगों को पता है। कितने बैक्टीरिया पता है सर? क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, सेकेंड चैप्टर, उसके अंदर जैसे लैक्टोबैसिलस पढ़े थे ना। हाँ, और क्या क्या पढ़े थे सर कि क्या क्या बैक्टीरिया है आपका? निमोनिया किससे होता है? निमोकोकस। ठीक, तो ऐसे सारे के सारे जितने भी हम लोग बैक्टीरिया देखेंगे, सारे के बैक्टीरिया आपके कौन से ग्रुप के अंदर रहता है, कौन सा टाइप ऑफ सेल होता है उनके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया? और अगर मैं बात करूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे वाले, जैसे एमीबा हो गया, पैरामेशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे आपके किसके अंदर आ जाएगा? यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग के अंदर भी जो सेल है उसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? होता है, तो हम लोग भी हो जाएंगे यूकैरियोटिक्स। समझ में आया सर? ठीक है, तो इसका क्या होगा आपका? बैक्टीरिया। एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप याद करो बीजीए, नोस्टॉक, एनाबेना आपने पढ़ के आए थे। तो ये नोस्टॉक, एनाबेना, ये सब क्या चीज है? ये भी आपके आते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर। बैक्टीरियल फैमिली के अंदर रहते हुए जो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा उसको हम लोग नाम देंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियर है? और यहां पर क्या हो जाएगा ना, यहां पर जैसे आपके फंगी हो गया, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, इसको एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे डाइवर्सिटी वाले पे। ठीक है, उसके बाद आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे के अंदर कौन सा टाइप ऑफ सेल होगा सर? यूकैरियोटिक सेल होगा। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? और लास्ट हम लोग देखेंगे एक आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट विल बी, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्या? सेल ऑर्गेनेलीज, है ना। तो ये ऑर्गेनेली मतलब क्या है? छोटे छोटे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर छोटे ऑर्गन है और हर एक ऑर्गन अलग अलग काम करता है, ठीक वैसे ही एक
सेल का पूरा फंक्शन करने के लिए उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे स्ट्रक्चर होगा, जो स्ट्रक्चर अपने अपने काम करेंगे। अगर सारे काम सही ढंग से हो रहा है तभी आपका एक सेल बहुत अच्छी तरह काम कर पाएगा। अगर सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर अपना अपना काम करेगा, हार्ट पंप कर रहा है, ब्रेन सेंस डेवलप कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, हमारे किडनी एक्सक्रीशन में मदद कर रहा है, स्टमक डाइजेस्ट कर रहा है, ऐसे करके सारे ऑर्गन जब अपने अपने काम करते हैं तभी ना जाके हम लोग अच्छी तरह जीवित रह पाते हैं, हम लोग सरवाइव कर पाते हैं, है कि नहीं? क्लियर है? तो जैसे एक बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम करते हैं, ठीक एक सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज काम करते हैं, ठीक है? बट जब मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर आता हूं, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं सर। ताज्जुब की बात है, ठीक है? इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज हमें नजर नहीं आएगा, सिवाय एक आएगा, दैट इज योर राइबोसोम, ठीक? बट यहां पर वेल स्पेशलाइज्ड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज हमें यहां पर मिलेंगे, है या नहीं? ठीक? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया आपका, गोल्गी एपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया आपका, ये सारे जो अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, वो सब कुछ कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होंगे, ठीक है? तो इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेली आपका नहीं होगा एक्सेप्ट कौन सा? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है सर? एक ऐसा आपका सेल ऑर्गेनेली जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने में सक्षम होता है। कोई दिक्कत सर यहां तक? क्लियर? ये आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स को अच्छी तरह लिख सकते हो और लिख के याद करो। इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेली चैप्टर में जाऊंगा मैं, तो वहां पर मैं एक स्लाइड वीडियो प्रेजेंटेशन रख रहा हूं, ठीक? क्लियर है? अभी आप तुरंत देखोगे कि आपके जो वीडियो है वो एक पीपीटी के तौर पे खुलेगा आपके सामने, वहां पे हर चीज मेरा वॉइस होगा और मैं समझाते जाऊंगा विथ पिक्चर्स कि कैसे करके क्या क्या चीजें आपके हो रहे हैं। समझ में आया? क्लियर है? तो आज हम लोग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द गोल्गी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दैट इज प्लास्टिड्स, और फाइनली एंड हो जाएगा अपना वैक्यूल्स को लेके। क्लियर है? तो ये अच्छी तरह समझ में आया। अब हम लोग चलते हैं अपने स्लाइड प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या चीज होगा और यूकैरियोटिक के अंदर क्या क्या चीज होगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो सेल हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंदर आएगा, दैट इज अबाउट द सेल ऑर्गेनेलीज। सर काफी बार हम लोग ये वर्ड जैसे ऑर्गेनेलीज सुन के आ रहे हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज? चलिए, ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन्स सर्टेन स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, और उस फंक्शंस जो ये ऑर्गेनेली प्ले कर रहे हैं, इन सारे ऑर्गेनेलीज का जो फंक्शंस हो रहा है उसके वजह से ही सेल एज अ होल अच्छी तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है? तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है एक सेल के अंदर जो अपने अपने अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं, ठीक, जिसके वजह से एज अ होल इफ आई टेल द सेल इज फंक्शनिंग, तो इन छोटे स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देंगे ऑर्गेनेलीज। क्लियर है? अच्छा, ये जो ऑर्गेनेलीज है ये डिस्कवर कौन किए थे ना? ये डिस्कवर किए थे क्रिश्चियन दे डुवे नामक एक साइंटिस्ट, ठीक है? अच्छा, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हो सकता है ये दो प्रकार के होगा। एक तो होगा कि हर एक सेल ऑर्गेनेली बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज बोलेंगे, है ना? और ये मेम्ब्रेन जनरली किसका बना हुआ होगा? लिपिड बाइलेयर। बाइलेयर मतलब दो, बाई मतलब दो होता है ना? और लिपिड का मतलब वो है फैट लाइक सब्सटेंस। जो फैट्स होते हैं उसको हम लोग लिपिड्स भी बोलते हैं, आगे जाके हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, उनको एक ऊपर एनक्लोज होता है बाय अ डबल लेयर
विच इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग ईआर बोलते हैं, गोल्गी बॉडीज, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सारे अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे भी होते हैं जो भी कोई भी मेम्ब्रेन से ढका हुआ नहीं होता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सो दे लैक अ मेम्ब्रेन और दे आर विदाउट एनी मेम्ब्रेन, जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स होंगे राइबोसोम्स, हो जाएंगे आपके सेंट्रोसोम। क्लियर है? चलिए, हम लोगों को पता है कि सेल जो है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ न्यूक्लियस हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगा मेरा द प्रिमिटिव सेल, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, और वेल एडवांस्ड सेल विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इन दोनों के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज में क्या डिफरेंस होता है ना, चलिए देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके अंदर कोई भी प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज नहीं रहता है एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। ये जो राइबोसोम्स देख रहे हैं ये दोनों के अंदर ही रहता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी रहता है और एज वेल एज यूकैरियोटिक के अंदर भी रहता है, बट द नेचर ऑफ द राइबोसोम्स के अंदर फर्क हो जाता है इन दिस टू सेल्स। क्लियर है? तो क्या बोला मैंने ना, कोई भी प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मतलब क्या है, इस प्रोकैरियोटिक सेल को भी तो काम करना पड़ेगा, हर चीज मेटाबॉलिज्म वगैरह, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बचे रहने के लिए इसको भी सारा काम करना पड़ेगा, बट इसको ये काम करने के लिए अलग अलग कोई सेल ऑर्गेनेलीज इसके पास नहीं होता है। तो सर काम करेगा कौन, है ना? इसके जो यहां पे देख रहे हो आप सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ लगा हुआ कुछ एक्सटेंशंस होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एक्सटेंशंस व्हिच अराइज फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन एंड दे रिमेन सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, और वो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं थोड़े बहुत काम करने के लिए। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये हो गया अपना प्रोकैरियोटिक सेल। आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो लेयर है, ये जो ग्रीन कलर का लेयर है, ये आपका कोई सेल वॉल नहीं है सर, इट इज अ कैप्सूल। ठीक है, एक कैप्सूल से ढका हुआ रहता है सबसे पहला, दिस इज द बैक्टीरियल सेल। उसके अंदर देखो ये जो ब्लू कलरेशन में दिखा रहा है, दिस इज द सेल वॉल। ठीक, इसके अंदर देखो है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अपार्ट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल, इट हैज ऑल्सो एडिशनल स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं कैप्सूल। और ये कैप्सूल के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपका महसूस होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं फिम्ब्रेई। ये लैटरल अपेंडेजेस के जैसा काम करता है, मूवमेंट वगैरह सब कुछ करने में मदद करता है। ये तो हो गया फिम्ब्रेई। ठीक, किसी किसी में हम लोग सीलिएटेड भी बोल सकते हैं। और एक लार्ज विप लाइक, विप मतलब चाबुक, तो चाबुक जैसा एक स्ट्रक्चर सेल के आसपास आपका निकल के आ रहा है, ये जनरली हम लोग नाम देते हैं, सिंगल अगर होगा तो फ्लैजेलम, अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं फ्लैजेला। क्लियर? ये भी इसको लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करता है। ये न्यूक्लियर रीजन का हम लोग बात अभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किए हैं सर, है ना, कि इसका जो ये आपका क्रोमोसोम्स है सिंगल क्रोमोसोम होगा। ठीक, तो ये जो क्रोमोसोम है इसको ढक के कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, है ना, तो इस रीजन को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक, और देखो आपको कोई भी सेल ऑर्गेनेल यहां पे नजर नहीं आ रहा है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है हमें द राइबोसोम। चलते हैं यूकैरियोटिक की तरफ। ना, यूकैरियोटिक के अंदर हमारा बोथ मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, जो कि हाईली डेवलप्ड होगा अपने अलग अलग काम करने के लिए। ठीक है, और डिफरेंस क्या है राइबोसोम का, मैंने बताया था, राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक के अंदर होगा वो तो रहेगा 70S। सर ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अच्छी तरह कि ये जो S है, अभी समझ लो, S स्टैंड्स फॉर सेडबर्ग कोएफिशिएंट। खाली इतना याद रखो, जो ये S दिया हुआ है ये एक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, जिसको हम लोग नाम देते हैं सेडबर्ग। आप लिखना चाहते हो तो कोने में कहीं पर आप लिख भी सकते हो SVEDBERG, सेडबर्ग कांस्टेंट के हिसाब से इसको नाम देते हैं, या सेडबर्ग कोएफिशिएंट भी नाम देते हैं।
तो ये आपका राइबोसोम्स कितने टाइप के है, मतलब कितने टाइप, मतलब कौन सा टाइप के है यूकैरियोटिक के ना, 80s टाइप, और वही अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो वो रहता है 70s टाइप। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ये जो न्यूक्लियस है वो पूरा का पूरा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, तो एक ट्रू न्यूक्लियस है। ये आपका पूरा द मैट्रिक्स दैट इज द साइटोप्लाज्म है ना। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है, अलग अलग देखिए सेल ऑर्गेनेलीज है, ये गोल्गी बॉडीज, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा हमें दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत है सर? मूव करते हैं अब अपना एक एक करके। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे कि कौन से है आपका जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। तो शुरू करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली, दैट इज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हमें जानना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली है क्या, और इसको कितने हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे करके ना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम लोग एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हैं, है ना। रफ क्यों? क्योंकि इसका जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज मेनी माइन्यूट राइबोसोम्स प्रेजेंट, जिसके वजह से उसका जो अपीयरेंस है, जो सरफेस है, वो रफ हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि राइबोसोम्स का आपका मेन फंक्शन क्या है ना, वो प्रोटीन बनाते हैं। इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ऑब्वियसली अगर आपके राइबोसोम्स प्रेजेंट है ईआर के ऊपर, तो उनका भी आपका मेनली काम होगा प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। दूसरा टाइप जो होगा दैट विल बी द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इसमें ना, जो सरफेस है अगर वो राइबोसोम वगैरह नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जो राइबोसोम्स है वो सरफेस में नहीं प्रेजेंट होगा और इसीलिए इसको हम लोग नाम देंगे स्मूथ। ठीक है, ये क्या करेंगे सर ना, दे विल बी हेल्पिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। फैट और लिपिड्स बनाने में ये मदद करते हैं। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली होता क्या है ना, ये आपके एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होते हैं सर। क्या होते हैं? एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स। ठीक, देखेंगे इसका कैसा स्ट्रक्चर आपका ना, ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होते हैं फ्रॉम द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और धीरे धीरे वो फैलते हैं किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। चलिए एक बार पिक्चर से देखते हैं। ये देखिए, ये जो सेंटर में है दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है दैट इज, मैंने क्या बोला था, डबल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप, और बीच बीच में जो आउटर है वहां पर कुछ कुछ न्यूक्लियर पोर्स नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो खाली जगह है, तो जहां पर आपका इसका आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियस है वहीं से आपका क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क के जैसा फैला हुआ रहेगा साइटोप्लाज्म के ऊपर। देखिए रफ और जो स्मूथ है उसके शेप में भी थोड़ा डिफरेंस है ना। इसके अंदर देखिए यहां पर काफी सारे कॉइल्स ऐसे करके आपके बने हुए हैं। आप देखोगे तो ऐसे करके काफी सारे आपका ऐसे कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है, और ये देखिए छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके ऊपर, जिसके वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट यही चीज अगर हम लोग देखेंगे यहां पर कोई भी ऐसा आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से इसका जो आपका नाम हो जाएगा दैट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? तो इसका जो आपका आउटर मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सिमिलर है किसके साथ? विद द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपका होगा। क्लियर है? अच्छा, हम लोग देख लिए थे कि हम लोग दो तरफ से इसको डिवाइड करते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज थोड़ा सा आप यहां से ध्यान दीजिए, जो रफ एंडोप्लाज्मिक होगा इसके अंदर ये जो आपके फोल्ड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये जो गड्ढे टाइप के आपके नजर आ रहे हैं अलग अलग करके, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्ने। ये सिस्टर्ने हमें गोल्गी बॉडीज अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर भी ये टर्म आएगा। क्लियर है? बट इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसका कैसा शेप होगा ना, उसका एक ट्यूब्यूल्स, देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा आपका इसका फॉर्मेशन होगा। तो ये सबसे ज्यादा सिस्टर्ने बनाएगा, ठीक, और ये आपके ज्यादातर वेसिकल्स और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा।
चलिए फंक्शंस देख लेते हैं। हम लोग ऐसे करके ही पढ़ेंगे, एक एक सेल ऑर्गेनेली का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसका डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हम उसका फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन होगा, जो हम लोग पहले भी बात करके आए हैं, कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसका आपका क्या होगा सर ना, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स देयरफॉर दे विल बी हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट सर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका पार्ट है। क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? मेम्ब्रेन समझ में आता है आपका, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लाइनिंग। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब ओरिजिन, ठीक, कि कोई चीज बनाना, सिंथेसाइज करना। तो ये क्या करते हैं आपके, कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बनाने में भी, ठीक, तैयार करने में इसका बहुत ज्यादा काम रहता है। क्लियर है? तो ये कैसे बनाते हैं वो ना, ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कुछ फैट्स, कुछ लिपिड मॉलिक्यूल बनाते हैं, और ये फैट और लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत सर? तो आरईआर का देखिए एक एग्जांपल आ गया, एक फंक्शन, और एसीआर का भी एक आपका फंक्शन आ गया, ठीक है ना। इसके साथ मतलब इसके अलावा आपका कुछ कुछ सर्टेन प्रोटीन्स और लिपिड्स भी ये सिंथेसाइज करता है, जो कि एंजाइम्स, हार्मोन्स के तौर पे भी आपका मदद करता है उस सेल को अच्छी तरह अपना फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सर, वो इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। सर डी मतलब रिमूवल, टॉक्सिक चीज क्या होता है ना, जो पॉइजन होता है, जो ड्रग्स होता है, जो बॉडी के अंदर आके बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, तो उस पॉइजन या ड्रग्स को, उसके हार्मफुल नेचर को रिमूव करने का काम कौन करता है हमारे सेल के अंदर? दैट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन्स एंड द ड्रग्स। और ये जनरली किनके अंदर होते हैं? सबके अंदर नहीं सर, ये जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स के अंदर कहां से कहां तक होता है? हम लोग बात किए थे, डाइवर्सिटी पढ़े थे सर क्लास 9 के अंदर, अभी आप लोग और पढ़ोगे, है ना। तो उसमें देखिएगा जो ये फिशेज है, फिशेज, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, है ना, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स, इनके जो लीवर के सेल्स होते हैं, उन लीवर सेल्स के अंदर एससीआर काम करता है इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजन्स एंड द ड्रग्स। अच्छा, ये एक नेटवर्क की तरह तो है ही सर, है ना। तो काफी सारा एक आपका रास्ता या चैनल बनाता है, जो प्रोटीन तो बनाता ही है, और उस प्रोटीन को फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। कहां से कहां तक? कहां से जुड़ा हुआ था वो? न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ था। तो न्यूक्लियस से होते हुए प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है जहां जहां उसका दरकार पड़ेगा इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स में भी काम करता है बिटवीन रीजन्स ऑफ द न्यूक्लियस जहां पे ये बन रहा है और टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। और फाइनली इसका आपका एक बहुत अच्छा काम होगा, दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, क्योंकि ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है और ये सेल के स्ट्रक्चर के अंदर एक नेटवर्क के जैसा फैला हुआ है, तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि बायोकेमिकल एक्टिविटीज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल एक्टिविटीज? बायो, अगेन बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, केमिकल एक्टिविटीज मतलब सर ये जो ऑक्सीडेशन चलता है, ये जो रिडक्शन रिएक्शंस चलते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, ये जो वाटर का स्प्लिट अप हो रहा है, एनर्जी फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे के सारे ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। तो सेल के सरफेस, है ना, एक सेल के अंदर ही ये सारा होता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबो आपका आरईआर होता है, उसका सरफेस के ऊपर कई सारे ऐसे बायोकेमिकल एक्टिविटीज चलते रहते हैं, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये 7 पॉइंट और बहुत अच्छी तरह इसको पढ़ के और याद रखिएगा द फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में। सर गोल्गी एपरेटस थोड़ा सा आप एक बार डायग्राम अगर देखिएगा तो वही सेम, दिस इज योर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से ये हुआ था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये कौन सा आरईआर होगा या एसीआर? राइबोसोम प्रेजेंट है सर, तो ये आरईआर होगा, है ना।
अब ऐसा नहीं कि RER जैसे ही खत्म होगा तो वहां पर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाए। कभी कभार RER के बाद एक दूसरा सेल ऑर्गेनेली होता है, जिस सेल ऑर्गेनेली को हम लोग नाम देते हैं गोल्गी एपैरेटस। तो इसके भी देखिए काफी सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और ये सारे के स्ट्रक्चर्स रफ नहीं होगा, दे विल बी स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्नी। देखिए सर, सिस्टर्नी क्या है ना, ये जो आपके स्ट्रक्चर्स ऐसे करके घूम रहे हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देंगे सिस्टर्नी। क्लियर है? इसका दो फेस होते हैं। जो फेस न्यूक्लियस की तरफ मुड़ के रहेगा उस फेस को हम लोग बोलेंगे सिस फेस, और ये सिस फेस को हम लोग रिसीविंग फेस भी बोलते हैं। क्लियर? जस्ट न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड में इसका जो फेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस फेस, और ये ट्रांस किस नाम से आया है? यह है ट्रांसफर्स, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये गोल्गी एपैरेटस है कैसा, थोड़ा सा तो हमें आइडिया मिल गया है पिक्चर से देख के, है ना। अब सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। ये जो आपके वेसिकल्स है एक एक, इसके अंदर देखो चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंड है और इसके अंदर रहता है फ्लूइड फिल्ड, ठीक है। स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टर्ने जो देखिए पैरेलली आपके स्टॉक्ड हुआ है, ये आपका है, इसके साथ ये पैरेलल में है, इसके साथ ये पैरेलल में है, तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ पैरेलली अरेंज्ड किया हुआ है ना। ये कहां पर शुरू होगा सर? ना arises from the membrane of the SER or the RER and it will be continuing in the cytoplasm, ठीक है। आइदर ये आपका शुरू होगा RER के वहां से या ACR से शुरू होके और ये अगेन कंटिन्यू कर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। सर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि which scientist has discovered the Golgi apparatus, या ये जो गोल्गी आपका एपरेटस या गोल्गी बॉडीज पढ़ते हैं वो कौन से साइंटिस्ट ने आविष्कार किया था? द आंसर विल बी कैमिलो गोल्गी, ठीक है। और ये कैमिलो गोल्गी के नाम से ही आपका जाना जाता है एज गोल्गी बॉडीज। सर इसका डिटेल्ड फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या एक्चुअली होता है। सर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मटेरियल सिंथेसिस करेगा, है ना। और जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोड़ेगा उस मटेरियल को, तो ऑब्वियसली उस मटेरियल का स्ट्रक्चर वगैरह बड़ा हो सकता है। सर सपोज करिए कोई कुरियर कंपनी है ना, आपने अमेजॉन फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर प्लेस किए, तो क्या आपने जैसे ऑर्डर किए वैसे के वैसे ही आ जाता है? तो वैसे वैसा तो आता है, बट वो काफी अच्छी तरह पैक होके आता है क्योंकि काफी दूर से आ रहा है, उसको प्रोटेक्शन के साथ अच्छे लेयरिंग के साथ मतलब कार्डबोर्ड के अंदर पैक करके उसके बाद आपको डिपॉजिट होता है सर। तो ये जो उसको पैकिंग करने का काम, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम, वही कुरियर सर्विस की तरह काम करता है हमारा ये गोल्गी बॉडीज, ठीक है। तो ये जो मटेरियल कौन बना रहा है? फैक्ट्री कौन है? ER या न्यूक्लियस होगा। तो वो जो भी चीजें बना रहा है वो अब वेरियस पार्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल ले जाएगा कौन? गोल्गी बॉडीज। समझ में आया सर? जैसे देखिए ये चीज यहां पे आपका बना, ये चीज अब अंदर आएगा, रिसीव करेगा सिस फेज, धीरे धीरे अब होते हुए जो ट्रांसफर फेज है वो रिलीज करेगा, और ये धीरे धीरे होते हुए आपका बाहर निकल गया। मतलब जो यहां पर फॉर्मेशन हुआ था वो यहां से आउटर, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दिस इज आउटसाइड द सेल, तो ये इनसाइड द सेल होते हुए आपका बाहर निकल के आ गया। क्लियर है? समझ में आया? डिटेल फंक्शंस देखते हैं सर। देखिए यहां पर भी आप अच्छी तरह देख पाओगे सिस फेज, तो ये सिस फेज था, यहां पे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के यहां पर आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो जो ये देखिए इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, इसको आप मान लीजिए ये फैक्ट्री था, फैक्ट्री से जो रॉ मटेरियल बना वो आपका ट्रकों में जाके अब जो यहां पे डिस्पैच सेंटर है वहां पे आएगा। तो ये है अपना डिस्पैच और कुरियर सर्विस, और ये है वो ट्रक जो उस सामान को लाएगा। सामान अनलोड होगा, उसको अच्छी तरह पैकिंग करेगा, और फिर धीरे 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 दूसरा आपका एक ट्रक उसको लेके बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ये पोर्शन आपका होता है सिस्टर्ने, और ये जो खाली जगह है इस खाली जगह को हम लोग नाम देंगे ल्यूमेन, ठीक है। तो फर्स्ट इसका काम क्या होगा
ना ये जो भी चीज अंदर आ रहा है इसका उसको स्टोर कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है और उसको पैक कर रहा है। क्लियर है? प्रोडक्ट्स विच इज इन द वेसिकल्स। ये वेसिकल कौन सा है ना? वो ट्रक जो उसको लेके आ रहा है चीजों को, तो वो हो जाता है अपना वेसिकल्स। तो वेसिकल्स के अंदर जो चीजें आ रहा है, कहां से आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और पैक कर रहा है। नेक्स्ट, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। एक दूसरा टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली बनाता है जिसका नाम है लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? तो लाइसोसोम्स कौन बनाते हैं सर? इट इज आपका फॉर्म करता है इनसाइड द गोल्गी बॉडीज। ये काफी सारे एनाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं सर। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो शब्द होते हैं। एनाबॉलिक का मतलब क्या है? एनाबॉलिक का मतलब होता है जहां पे सिंपल सिंपल सब्सटेंसेस है, वो सारे सिंपल सब्सटेंस एक साथ जुड़ेगा और जुड़ के कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएगा, है ना? तो फॉर्मेशन या जेनरेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किससे? फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, उसको हम लोग नाम देते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटीज। तो ऐसे ही कुछ एनाबॉलिक एक्टिविटीज जहां पे सिंपल शुगर्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स जो होते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स शुगर्स या ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में आपका तब्दील कर देगा कौन? गोल्गी बॉडीज। ठीक है? नेक्स्ट, ये ईआर के साथ, जैसे ईआर वाज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज इन्वॉल्वड इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो उसके साथ गोल्गी बॉडीज भी थोड़ा सा आपका काम करता है इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज द सेल वॉल। समझ में आया सर? कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द लाइसोसोम्स। हमें यह पता चली गया है कि लाइसोसोम्स कहां पे बन रहा है? गोल्गी बॉडीज के अंदर। तो ये देखिए, ये एक आपका टिपिकल यूकैरियोटिक एनिमल सेल है ना? और ये जो स्ट्रक्चर्स यहां पे नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5, ये सारे आपके क्या है? दीज आर द लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हम लोग घर पे जैसे डस्टबिन होता है सर, जो भी कचरा होता है सारा दिन का, वो हम लोग डस्टबिन के अंदर डालते हैं और सुबह होते ही वो डस्टबिन को हम लोग खाली करके आते हैं कोई बड़ा कचरा या कूड़ेदान के अंदर। तो ठीक वैसा ही काम होता है आपके लाइसोसोम्स का। तो दे आर द सेल ऑर्गेनेली विच हेल्प्स इन द वेस्ट डिस्पोजल ऑफ आवर सेल। ठीक है? तो इसके अंदर क्या रहता है ना, ये भी देखो मेम्ब्रेन से ढका हुआ है ना। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये जो देखो हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मतलब वाटर, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन, तो वाटर को ब्रेक करने वाले ऐसे कई सारे इसके पास एंजाइम्स होते हैं। ठीक है? और ये जो एंजाइम्स है, ये बनाते कौन है सर ना? ये एंजाइम्स बनाने का काम होगा द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? तो ये लाइसोसोम्स है क्या? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन बनाएगा ना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे। इसको हम लोग नाम देते हैं सुइसाइडल बैग्स। सुइसाइड मतलब, सुई मतलब सेल्फ और साइड का मतलब है डेथ। ठीक है? तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ इज कॉल्ड सुइसाइड। तो इसको सुइसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं, अभी हम लोग फंक्शंस के अंदर जब डिटेल पढ़ेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे। सर डिस्कवरी कौन किया था ना? बनाया तो है गोल्गी बॉडी ने, बट कैमिलो गोल्गी इसका आविष्कार नहीं कर पाया था। इसका आविष्कार किए थे दूसरा साइंटिस्ट जिसका नाम है क्रिश्चियन दे डुवे। क्लियर? जो सेल ऑर्गेनेली आपका डिस्कवर किए थे, द सेम साइंटिस्ट आल्सो डिस्कवर्ड लाइसोसोम्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, लाइसोसोम्स जो है वो आपके एब्सेंट होगा किसके अंदर? जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर आपके लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्टर रहता है सर। क्यों नहीं होता वो भी हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ द लाइसोसोम्स। चलिए देखते हैं फंक्शंस क्या क्या है आपके लाइसोसोम का ना। सबसे पहले, दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। मैंने क्या बोला था? ये क्या होगा सर? दे आर द सेल्यूलर हाउसकीपर सर। एक स्कूल में और एक आपका इंस्टीट्यूशन में, घर में हमारे काम करने के लिए आपका मेड आता है, सर्वेंट आता है। वो क्या करता है? पूरा झाड़ू पोछा वगैरह लगा के पूरे घर को साफ करता है ना? तो कहीं ना कहीं लाइसोसोम्स का भी सेम काम है, वो सेल को क्लीन करेगा। क्लीन किससे करेगा?
कोई ना कोई फॉरेन मटेरियल से करेगा, जो फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ चुका है ना, एक्सीडेंटली जो सेल के अंदर आ चुका है, ठीक, या जो भी हमारे दूसरे सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, ये कुछ अगर सेलुलर ऑर्गेनेलीज सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, और वो ऑर्गेनेली जो अलग अलग आपके है जो सही ढंग से काम ना करने के कारण सेल को काम करने में दिक्कत हो रहा है, तो उन सब जो आपके मतलब वेस्ट सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, डिस्कार्डेड फॉरेन मटेरियल है, उसको साफ करने का काम किसके पास होगा? लाइसोसोम्स। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इसको अलग अलग हम लोग नाम देंगे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द स्कैवेंजर्स। नॉर्मली स्कैवेंजर्स किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे क्रो हो गया, वल्चर हो गया, जहां पर कूड़ा रहेगा वो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट है उसको साफ करता है सर, गंदगी से, गंदे खाना खाता है वो गंदा जगह से, तो उसको हम लोग इसलिए स्कैवेंजर्स बोलते हैं। या उसको बोला जाता है सेल्यूलर हाउसकीपर्स। हाउसकीपर मतलब जो मेन आदमी होगा साफ सुथरा रखने के लिए, कहां पर होगा ये? इनसाइड द सेल, इसीलिए इसको सेल्यूलर हाउसकीपर्स बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दे रिमूव अप एनी बैक्टीरिया और एनी फॉरेन मटेरियल विच इज एंटरिंग द सेल। और इसको कैसे करके ब्रेक करेगा सर? ना इसके अंदर मैंने क्या बोला था? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होगा, है ना। तो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होगा, और ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स कहां से आया था इसके पास? जो आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सीक्रेट किया था। तो ये उस पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ कोई भी जो फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया आ रहा है उसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे रहा है ना, ठीक है। तो विच कैन ब्रेक ऑल, ये ए यहां पे मिसिंग है, ये एक्चुअली डबल एल तो हो गया है, ऑल ए मिसिंग है, तो यहां पर हो जाएगा आपका इट पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स विच कैन ब्रेक ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स बड़े बड़े होंगे उसको सारे को ब्रेक करने का जो क्षमता रहेगा वो रहेगा आपका लाइसोसोम्स के अंदर, ठीक है। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यों उसको हम लोग सुइसाइडल बैग्स बोलते हैं ना? स्टारवेशन के टाइम, स्टारवेशन क्या होता है सर? उपवास, फास्टिंग। जब बहुत दिनों तक हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, चाहे 24 घंटा हो, 48 घंटा हो, उस टाइम लाइसोसोम्स क्या करता है? लाइसोसोम्स का एक दूसरा काम है कि वो अपना खाना को स्टोर करके रख सकता है ना। और यही जो आपका जो स्टोर फूड होता है चारों तरफ सेल का, लाइसोसोम्स स्टोर नहीं करते हैं, सेल अपना खाना स्टोर करके रखता है। लाइसोसोम्स क्या करता है? वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से जब उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो उस सेल के जो स्टोर्ड फूड है उस स्टोर्ड फूड को ऑटोफेजी करना चालू कर देगा। व्हाट डू मीन बाय ऑटोफेजी? ऑटो मतलब सेल्फ और फेजी मतलब टू ईट। तो इट ईट्स या कंज्यूम्स इट्स ओन डाइजेस्टेड स्टोर्ड फूड। तो मतलब क्या हुआ? अगर खुद का खाना खुद ही अगर पूरा का पूरा खा लेगा और कोई आपका दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं खा रहा है तो वो सेल क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया सर। तो ऐसा करके वो कभी भी अगर कोई सेल सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई सेल ऑर्गेनेली सही ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा? उस पूरे सेल के जो कंटेंट्स होगा उसको वो खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है, और उस सेल को एनर्जी पैदा कर देगा। तो इसीलिए उसको हम लोग नाम देते हैं सुइसाइडल बैग्स, या उसको हम लोग नाम देते हैं स्कैवेंजर्स, या उसको हम लोग नाम देते हैं सेल्यूलर हाउसकीपर्स। कोई दिक्कत है सर यहां तक? ठीक है। हमारा जो लास्ट पार्ट होगा वो हम लोग डील करेंगे, छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है अबाउट 3 और 4 काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, और थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द राइबोसोम्स। ये 4 सेल ऑर्गेनेली हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है, जो हम लोग 1-2 दिन में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ नोट्स भी दूंगा। इसका नोट्स मतलब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है। तो एक एक पॉइंट इस वीडियो का बहुत अच्छी तरह आप देखते रहिएगा, और देख के आप अपने जो नोट्स है फेयर कॉपी के अंदर वो बनाते रहिएगा सर, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज जो चैनल है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जो जो अभी भी मेरे चैनल को यूट्यूब के ऊपर आपका जो चैनल आप देख रहे हो उसमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्लियर है? तो टिल देन, थैंक यू।